सही है। हेलो बच्चों, ये आपके स्कॉलरशिप 20 टेस्ट 20 का सॉल्यूशन है। ठीक है, टॉप 20 स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q. The system of these three charges will be in equilibrium. So Q is placed at the center of the line joining two equal charges. तो ये हुआ कैपिटल Q, ये हुआ कैपिटल Q, और बिल्कुल सेंटर पे हम लोगों ने प्लेस किया। तो सिस्टम ऑफ दीज थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम कब होगा? देखो, ये वाला तो इक्विलिब्रियम में ही होगा कि ये इसको रिपेल या अट्रैक्ट जो भी करेगा और ये इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो हम लोग को कंडीशन किस पे देखनी होगी? कैपिटल Q पे देखनी होगी। कैपिटल Q पे अगर हम लोग कंडीशन देखें तो मान लो ये डिस्टेंस हो गया r और ये डिस्टेंस हो गया अगर r/2। तो देखो, पहली बात तो साइन जो है वो इनका डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये और ये तो आपस में रिपेल ही करेंगे। ये वाला इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा F1 मान लो, और ये नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, तभी ये बैलेंस हो पाएंगे। तो F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए बेसिकली। तो F1 कितना हो गया? KQ² r² इज इक्वल टू F2 KQQ डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर, मतलब r²/4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और Q आ गया Q/4। और हम लोगों ने माना है कि ये इसका साइन जो होना चाहिए वो इससे अलग होना चाहिए, तो इट शुड बी नेगेटिव। देयरफॉर बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC is an equilateral triangle. Charges plus Q are placed at the corners. The electric field intensity at the point O will be. ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोग डायग्राम ऑब्जर्व करो सेकंड क्वेश्चन में तो बिल्कुल सिमेट्री है ना। सिमेट्री के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉइंट पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो वो तीनों फील्ड्स जो आएंगी इक्वल चार्जेस की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, two metal sphere of radii r1 and r2 are charged to the same potential. The ratio of the charges on the sphere. इजी सवाल है। अगर इस पर्टिकुलर स्फीयर जिसका रेडियस r1 इसको q1 चार्ज तुमने दिया, और इस स्फीयर जिसका रेडियस r2 इसको q2 चार्ज दिया, दोनों का पोटेंशियल बराबर कब होगा? kq1/r1 इज इक्वल टू kq2/r2 होना चाहिए। k से k कैंसिल हो गया, और अगर दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया है तो q1/q2 कितना होना चाहिए? r1/r2। ये इसका सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज प्लस Q प्लेस्ड इनसाइड एन इमेजिनरी sphere of radius 2r whose center coincides with the given sphere. The flux related to imaginary sphere. Now flux तो सीधे क्या होता है? Flux according to Gauss law E dot dA का इंटीग्रेशन, this is electric flux, और enclosed charge तुमने कितना किया है, चाहे वो रेडियस sphere r हो 2r हो कितना भी हो, Q enclosed by epsilon naught. A option is the answer. Fifth question, the resistance of wire is capital R. The length of the wire is doubled by stretching. ठीक है, तो अगर तुम लेंथ को डबल कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर रहे होगे। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? रो इनटू, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रो लेंथ तुमने 2 टाइम्स कर दी और एरिया a/4 हो चुका होगा, तो एक तरीके से सॉरी एरिया बाय 2 हो चुका होगा। ठीक है, हाफ एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये आया हमारे पास 4 रो L/A। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। ये हुआ हमारे 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब 6th क्वेश्चन जो आप लोगों को कह रहा है वो ये कह रहा है कि फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ द करंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज शोन हियर, द करंट I विल बी। तो कुछ ऐसा नेटवर्क बता रहा है 6th क्वेश्चन में कि इस ब्रांच से 15 एम्पियर आया और इस ब्रांच में 8 एम्पियर आ गया। तो ये जंक्शन देखो, इस जंक्शन पे 8 एम्पियर इधर से, 15 एम्पियर इधर से, तो डेफिनेटली इस ब्रांच में कितना जाना चाहिए?
दोनों का सम 23 एम्पियर, और 23 एम्पियर अगर इधर गया तो इधर करंट डिफाइन है 3 एम्पियर, और ये वाली ब्रांच में 5 एम्पियर आ रहा है, तो 5 एम्पियर इधर आया, 8 इधर गया, तो डेफिनेटली 3 एम्पियर इधर जा रहा होगा। नाउ इस ब्रांच को कनेक्ट करो, तो ये 3 आया इधर से, ये 23 आया, तो यहाँ 26 आना चाहिए। अब सोचो ये करंट आई है, 26 इधर आया, 3 इधर चला गया, तो डेफिनेटली 23 एम्पियर इधर आया होगा। तो 23 एम्पियर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट्स इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ P और Q पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो तुम देखो ये जो A और D रेजिस्टेंस है, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 8 ओम हो जाएगा, जो बीच वाला है वो 3 ओम दिया हुआ है, और ये जो सीरीज वाला B और C वाला है वो 16 ओम हो जाएगा, 16 ओम। तो ये तीनों पैरेलल में आ गया, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/16, और ये टोटल कितना हो जाएगा 16, 8, 16, 32, 48, 48 लेना पड़ेगा हम लोग कॉमन फैक्टर, 8 6 48 प्लस 3 12 3 48 प्लस 3, तो 6 3 9 12 9 21, so R equivalent is equal to 48/21 ohm is equal to कितना होना चाहिए, ये 48/21, 3 7 21, 3 1 3 1 8 3 6 6, तो 16/7 ओम। और इस पूरे ब्रांच में जो करंट आएगा वो 1.5 एम्पियर आ रहा है, 16/7 ओम वाले रेजिस्टर में जो करंट आ रहा है वो 1.5 एम्पियर आ रहा है। तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, Vp माइनस VQ कितना होना चाहिए, 16/7 इंटू 1.5 एम्पियर, एंड इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन में बार मैग्नेट को नियर टू द लूप रिंग ला रहे हैं अपन, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। अब देखो इंड्यूस्ड करंट समझो इस बात को कि यहां पे लगेगा लेंज लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिंग है और मैग्नेट अपन ऐसे ला रहे हैं, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो मैग्नेट के बढ़ते हुए मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो पहले तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आ रहा है तो फ्लक्स को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में करंट जनरेट करवाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर प्रोड्यूस करवाना चाहेगा। और जैसे ही मैग्नेट इससे निकल के नीचे जाएगा, बिल्कुल लेंज लॉ की ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी उस केस में, और फिर करंट अपना डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कर लेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8th हो गया, 8th का आंसर है डी ऑप्शन। 9th, इन द एसी सर्किट करंट का फंक्शन दिया हुआ है 100 sin 2πt, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। देखो ऑब्वियस सी बात है, कितनी बार पीक आएगा एक साइन साइकिल या कोसाइन साइकिल में। बेसिकली मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, तो पीक पहुंचने के लिए टाइम जो लगेगा वो टाइम पीरियड बाय 4 लगेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 2 पाई, 200 पाई दी हुई है, ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई, और ओमेगा होता है एक्चुअली में 2 पाई बाय टी। पाई से पाई कैंसिल, टी आ गया अपने पास 1/100, तो इसको इधर पुट करेंगे, स्मॉल टी विल बी 1/400 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में कह रहा है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंस 48 एम्पियर मीटर and the distance is 25 centimeter. Moment of couple by which it can be placed at an angle 30 degree with the uniform density flux is, so बड़ा easy है, mu naught by 4 pi m by d cube, यही तो फॉर्मूला होता है इस चीज का, पोल स्ट्रेंथ का। so वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you will get C option as the answer। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। देखो ए से लेके बी तक अगर करंट फ्लो करेगा, तो जो लूप है, जैसे गिवन लूप जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, और
ए और बी से कांस्टेंट करंट चल रहा है। अगर देखो कांस्टेंट करंट चल रहा है, कांस्टेंट करंट अगर चल रहा है ए और बी से, तो जो भी फ्लक्स पास कर रहा होगा इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस लूप से, है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये 11th, इसकी वजह से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो तो यार चेंज तभी होगा ना जब तुम करंट की वैल्यू चेंज करोगे। अब तुम करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट करंट चल रहा है, कांस्टेंट करंट चल रहा है, तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट इसमें, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आएगा। देयरफॉर नन ऑफ दीज इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है। इंसिडेंट रेज एज शोन 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी, दूसरे सरफेस पे टीआईआर हो जा रहा है। तो अगर दूसरे सरफेस पे टीआईआर हो जा रहा है तो लेट्स से एयर से आ रही थी रे ऑफ लाइट 45 डिग्री पे, ये हुआ एंगल आर और ये ट्रायंगल बना लो, तो ये हुआ 90 माइनस आर। अब ये जो पहले तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो 1 into sin 45 डिग्री इज इक्वल टू n into sin r, सबसे पहले तो ये इक्वेशन आएगी। नाउ sin 45 सभी को पता है 1/√2 इज इक्वल टू n sin r, ये हो गई इक्वेशन 1। अब यहाँ पे TIR होना चाहिए इस सरफेस पे, इस सरफेस पे TIR होना चाहिए, तो जो 90 माइनस r है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और 90 माइनस r क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है sin इनवर्स nr by nd, मतलब 1/n, sin 90 माइनस r हो जाएगा cos r must be greater than 1/n, ठीक है, cos r must be greater than 1/n, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहां से sin r कितना आया, sin r आ गया 1/√2n, तो यहीं से cos r भी आ जाएगा, cos r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos r will be equal to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2n स्क्वायर माइनस 1 का पूरे का अंडर रूट अपॉन हाइपोटेन्यूज √2n। नाउ इसको इसमें इक्वेट कर दो, बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो cos r की वैल्यू 2n स्क्वायर माइनस 1 बाय √2n इज इक्वल टू 1/n, n से n कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, 2n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 and n is equal to √3/2, this is our answer, okay। तो ये है 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगेन ऑप्टिक्स का। बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड हाउ मच 20 सेंटीमीटर, which one of the following is best describe the image formed of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens। तो ये हो गई बाई कॉन्वेक्स लेंस हम लोग के पास, और u हो गया -30, है ना, साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हम लोग मान के चलेंगे कि ग्लास का लेंस बना है, 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 1/2 into 2/r, तो उस केस में हम लोग को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बराबर होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे चलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई, है ना। अब हम लोग को सीधे लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/e हो जाएगा प्लस, सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, ये कितना हो गया 60, 3 - 2, so v is equal to plus 60 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है यार, मैग्निफिकेशन होता है इस केस में v/u, जो कि आ गया 60 अपॉन -30 दैट इज 2। तो हाइट ऑफ द इमेज डेफिनेटली कितनी हो गई, हाइट ऑफ द इमेज v is equal to plus 60,
ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर है, हो सकता है इसमें आंसर गलत हो, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम लोग के पास 2 आ रही है, तो हाइट ऑफ द इमेज जो होनी चाहिए वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। ठीक है, इफ आई एम नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14। द फ्रिंज विड्थ इन द YDSE इंक्रीजेस व्हेन। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है YDSE में? लैम्डा डी बाई डी। नाउ वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगी डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इट्स n प्लस हाफ लैम्डा, है ना, इज द पाथ डिफरेंस। और ये ऑप्शन बी ऑप्शन से दिख रहा है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो n प्लस हाफ लैम्डा ही दिखेगा। 16 क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंसिडेंट ऑन द मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग रेडिएशन की डालें जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए। देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, डेफिनेटली वर्क फंक्शन विल बी h into mu naught। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 17 वर्क फंक्शंस फॉर मेटल्स A, B, C respectively 1.92, 2 and 5 electron volt according to Einstein equation the metals which will emit photoelectrons for radiation of wavelength। तो एनर्जी निकाल लेते हैं रेडिएशन की। एनर्जी रेडिएशन की कितनी हो गई? SC by lambda which is 4100। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो इसको 1240 पुट कर दो डिवाइडेड बाय 4100। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 3 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 से छोटा छोटा कौन है? 3 से छोटा है 1.92 और 2। 5 तो ज्यादा हो गया, मतलब 5 वाला एमिट नहीं करेगा, लेकिन पहला और दूसरा एमिट करेगा। सो सी ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोसेंसिटिव मेटल इज दिस। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नियरली। तो ठीक है, तो ई वी नॉट लिख सकते हो h म्यू, h इंटू 8.2 इंटू 10 इज पावर 14 माइनस 3.3 इंटू 10 इज पावर 14। ऑलराइट, और यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 34। इसकी वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 19। यहाँ से कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगा जो कि लगभग 2 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। 19 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्डा। सो हाफ लाइफ एंड लैम्डा के बीच में तो रिलेशन डायरेक्ट इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा, या फिर 0.693 बाई लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 U and that of neutron। So इसमें डायरेक्ट we can apply the formula of binding energy। we can directly apply, helium के लिए दिया हुआ। so we know that binding energy's formula मास डिफेक्ट निकाल लेंगे इसमें बहुत इजीली। So binding energy delta E, this is 20 question, last question, is equal to delta M into C square। ये हो गया मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफरेंस निकाल लेंगे, और C होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट। 3 into 10 is power 8 मीटर पर सेकेंड। पुट द वैल्यूज, और वहां से एनर्जी जो हम लोग के पास आएगी वो 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगी। ऑलराइट, सो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ योर स्कॉलरशिप टेस्ट। All the best.